Namaskar, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes, and on these channels we are discussing about social security in India, and in this session we are going to discuss about scope of social security in India. So what is the scope of social security in India, that we will discuss here. So what we have learned, social security means the efforts related to protect and support the sufferers against the impact of different types of unwanted activities due to that the life of a person under risk. So सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब इंडिविजुअल की लाइफ जो होती है वो एट रिस्क होती है, ऑड डेज में होती है. जनरली हेल्दी पर्सन जो होते हैं अपना वर्क करते हैं और वर्क से अर्निंग करके अपना गुजारा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन किसी कारण से अगर उनका काम छूट जाए, बीमार हो जाए, चोट लग जाए, डेथ हो जाए, तो इन सारे ऑड सिचुएशन में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ये बियॉन्ड इंडिविजुअल हो जाती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के चलते इस सिक्योरिटी को सोशल सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है. दीज आर कॉल्ड सोशल रिस्क इंक्लूडिंग रिटायरमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, सर्वाइवर, डेथ ऑफ अर्निंग मेंबर, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट. ये सब ऑड सिचुएशन है. ऐसे ऑड सिचुएशन को हम सोशल रिस्क कहते हैं और इस सोशल रिस्क पे सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेबर वेलफेयर की ज़रूरत पड़ती है. द एफर्ट्स कैन बी पुट बाय डिफरेंट पार्टीज, but when the efforts can be included in legislations relating to the different areas with the objective to design legal stem of social security. so क्या होता है, जब ये सोशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है उस समय एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय की हेल्प कर सकते हैं, एक उनका लोकल सोसाइटी भी उनको हेल्प कर सकती है. नहीं भी कर सकते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लेजिस्लेशन बनाया जाता है, रूल बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं, सो दैट इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ रिस्क और ऑड टाइम ही कैन बी हेल्प्ड बाय एनी मीन्स बाय फॉलोइंग द रूल्स. तो उसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है. हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत से लेजिस्लेशन बनाए गए हैं. दीज आर कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. और ये सोशल सिक्योरिटी जितने भी सोशल इविल्स हैं उन सोशल इविल्स को, सोशल रिस्क को टैकल करने के लिए जो लेजिस्लेशन बनते हैं उनको हम सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं. इन द यूनाइटेड स्टेट्स में उसका कुछ अलग नाम है, चलिए कोई बात नहीं. जो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके दो फेसेस हैं. एक तो वो सोशल इंश्योरेंस के द्वारा हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और नहीं तो सोशल असिस्टेंस के द्वारा फैसिलिटेट करते हैं. सोशल इंश्योरेंस तब आती है जब जहाँ पर कंपलसरी पार्टिसिपेशन हो, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन हो, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. और जहाँ पे कंपलसरी पार्टिसिपेशन नहीं हो, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन नहीं हो, क्या उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते. तो ऐसे में सोशल असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं. सो दस इट मे बी कॉल्ड टू बी द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. सो सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंसेस आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. बोथ ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी system. So International Labour Organization in its convention divided scope of social security into 9 components. So ILO ने क्या किया है, 9 components में डिवाइड किया है स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी को. ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में. सो पहला क्या है, मेडिकल केयर. Medical care social security under medical care covers pregnancy, confinement and its consequences and diseases which lead to morbid condition. यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, morbid condition. morbid condition का मतलब ये होता है कि inefficiency to work created by disease or injury.
कभी बीमारी के चलते या कभी चोट लगने के चलते अगर हम काम करने में सक्षम नहीं हैं, उस कंडीशन को मॉर्बिड कंडीशन कहते हैं। कहने का मतलब कि हेल्दी पर्सन एक काम करेंगे, लेकिन हेल्दी पर्सन को अभी कभी चोट लग गई, बीमारी हो गई, किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो गई, नाउ ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। सो उस कंडीशन को हम मॉर्बिड कंडीशन कहते हैं। सो मॉर्बिड कंडीशन में मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे व्यक्ति बीमार पड़े हों और चाहे इंजरी हुई हो, उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो जो 9 में से पहला स्कोप है वो मेडिकल केयर का है। समाज के उस व्यक्ति को जिस समय वो मेडिकल नीड, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उस समय उसको मेडिकल केयर मिलनी ही चाहिए, चाहे वो नॉर्मल बीमारी हो, चाहे वो प्रेगनेंसी कॉज्ड बीमारी हो, हर कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेडिसिन मिलना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े तो उसका देखभाल करनी ही चाहिए। जो सेकेंड कंपोनेंट है सिकनेस बेनिफिट है। होता यह है कि जिस समय मेडिकल केयर मिल रहा होता है, जिस समय हॉस्पिटलाइज होता है आदमी, जिस समय घर में ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, रेस्ट में होते हैं, उस समय ही कैन नॉट गो फॉर द जॉब। तो जब वो जॉब पर नहीं जाएंगे तो उस समय उनका अर्निंग कैपेसिटी इफ़ेक्ट होता है। सो उनकी अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड में वो बीमार हैं, जिस पीरियड में उनको चोट लगी हुई है, जिस पीरियड में उनकी प्रेगनेंसी के बाद कन्फाइनमेंट हो गया है, उस पीरियड का सैलरी, उस पीरियड का वेजेज उनको दिया जाता है, जिसको सिकनेस बेनिफिट का नाम दिया जाता है। मतलब जितने दिन तक सिक है उतने दिन तक उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा वो सिकनेस बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। सो सिकनेस इंक्लूड्स इनकैपेसिटी टू वर्क रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ अर्निंग। सो जब जब लॉस ऑफ अर्निंग होगी बिकॉज ऑफ सिकनेस, तब तब उनको सिकनेस बेनिफिट दिया जाएगा। ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है। थर्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट का एक फार्मूला होता है, इनफैक्ट एक डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन अ पर्सन इज कैपेबल एंड अवेलेबल फॉर वर्क बट रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। सो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। सेकेंड, यस, he is capable also and he is available to do the job. And third, he is capable, he is available to do the work but work is not available. उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और उस अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड में जो बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कहते हैं। इसमें कैश बेनिफिट हो सकता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने की सैलरी गवर्नमेंट की जैसी कैपेसिटी होती है वैसे दिए जाते हैं। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट प्रॉपर मेडिकल केयर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, पीरियडिकल ट्रीटमेंट आर मेड टू इंजर्ड एम्प्लॉयज एज पर द लीगल प्रोविजंस ऑफ वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट। सो क्या है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर इंजरी भी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो इंजरी हो चाहे ऑक्यूपेशनल डिजीज हो, इन दोनों कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट उनको प्रदान किया जाता है। सो दैट जितने दिन तक वो वर्क नहीं कर पाते हैं उतने दिन तक उनको कंपेंसेट किया जा सके। उनका जो वेजेज है उस वेजेज को कंपेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट दिए जाते हैं। इट मे इंक्लूड मॉर्बिड कंडीशन। मॉर्बिड कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया है। दिस इज द कंडीशन where incapacity to work is caused by disease or injury. inability to work कोई और कारण हो सकता है जिसके चलते वो काम न करें। सो चाहे जिस भी कारण से वो काम न करते हों, चाहे टोटल हो चाहे पार्शियल हो, उस पीरियड में जो हम उनको बेनिफिट, जो भी हम कैश उनको देते हैं, जो भी वेजेज के फॉर्म में देते हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद से ओल्ड एज बेनिफिट है। ओल्ड एज बेनिफिट इज़ एप्लीकेबल इन इंडिया ओनली ऑफ फ्यू स्टेट। कुछ इंडिया में कुछ स्टेट हैं जो अपने राज्य के जो सिटीजन हैं उनको वो ओल्ड एज पेंशन भी देते हैं, वृद्धा पेंशन के नाम से भी जानते हैं, विधवा पेंशन के नाम से भी जानते हैं। सो क्या है, ये ओल्ड एज बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट की कैपेसिटी के अनुसार एरिया टू एरिया प्रोवाइड
किए जाते हैं। इसके बाद से मैटरनिटी बेनिफिट है। मैटरनिटी बेनिफिट का क्या है कि इस धरती पे हम हैं, आप हैं, जितने हम सब हैं, वी आर थ्रू सेम प्रोसेस। सो मैटरनिटी बेनिफिट जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज़, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको अगर मैटरनिटी, अगर उनकी प्रेगनेंसी के चलते डिलीवरी पीरियड होता है, डिलीवरी पीरियड में 6 मंथ तक उनको घर पे रेस्ट रहना पड़ता है। जितनी माँ बहनें घर पे 6 महीने तक रेस्ट करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, उस पीरियड में वो वर्क पे नहीं जा सकती, उनको वेजेज नहीं मिलते हैं। उनको वेजेज, उनके वेजेज को कंपेंसेट करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं। ESIC में 26 वीक का 182 डेज का सैलरी हम पे करते हैं, वीकली बेसिस पे करते हैं। इसके बाद से फैमिली पेंशन है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ब्रेड अर्नर, दिस कवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ चिल्ड्रेन इज प्रोवाइडेड। सो फैमिली बेनिफिट और एक और देख लेते हैं, सर्वाइवर्स बेनिफिट। ये दोनों मिलते जुलते हैं। द सोल bread earner of the family dies at the workplace. If he dies at the workplace, so his family is eligible for family pension. डिपेंडेंट बेनिफिट हम पे करते हैं फैमिली पेंशन के रूप में। अगर वो वर्कर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है, गवर्नमेंट कैसे उनको कंपेंसेट करती हैं। लेकिन क्या है, अगर घर का ब्रेड अर्नर जो अर्निंग कैपेसिटी ही गायब हो गई, तो बाल बच्चों को, जो घर पे जो बाकी जो मेंबर्स हैं, उनके देखभाल के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो सरकार कदम उठाती है उसको फैमिली बेनिफिट और सर्वाइवर्स बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से इनवैलिडिज्म बेनिफिट। इनफैक्ट दिस बेनिफिट कंटिन्यूज टिल इनवैलिडिज्म चेंजेस इनटू ओल्ड एज, व्हेन ओल्ड एज बेनिफिट would become payable under this benefit as per ILO convention. A periodical payment should cover the needs of the worker who suffers from the disability arising out of sickness or accident and who are unable to engage into any gainful activity. So क्या होता है, काम करते समय किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, सिकनेस हो गया, और उसके चलते कोई परमानेंट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो गया, जैसे अर्निंग ऑर्गन हो गया, जैसे हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, कुछ ऐसे ऑर्गन में चोट लग गई कि वो व्यक्ति काम करने लायक नहीं रहा, उसके जो वर्किंग हैंड है, जो वर्किंग लेग है, वहीं काम नहीं कर सकते, तो उनको काम पर रखना मुश्किल हो जाता है। तो जो व्यक्ति काम करने लायक नहीं रहा उसको इनवैलिड बेनिफिट दिया जाता है, उसको इनवैलिडिज्म बेनिफिट दिया जाता है। जो किसी न किसी के चलते, किसी इंजरी और सिकनेस के चलते उनके बॉडी में इनवैलिडिटी आ गई है, उनकी बॉडी काम करने लायक नहीं रही, इनकैपेसिटी हो गई है, सो उनको हम इनवैलिडिटी बेनिफिट देते हैं। इसके बाद से अप्रोचेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो हमने इससे पहले देखा कि हमारे जो 9 स्कोप हैं, ये दीज आर द 9 स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया। अब इसके बाद से हम अप्रोचेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अप्रोचेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें पूरा MBT समझ में आ जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी किस किस तरीके से दिया जाता है। उसको समझने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो अप्रोचेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, इट इज़ इन 3 फोल्ड। ये या तो कंपेंसेशन के द्वारा दिया जाता है, नहीं तो रेस्टोरेशन के द्वारा दिया जाता है, नहीं तो प्रिवेंशन के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी में ये तीनों को मिला करके ही बनाया गया है। सो सोशल सिक्योरिटी इज ए डायनेमिक कंसेप्ट कंसिडर्ड इन ऑल एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज एन इंडिस्पेंसेबल चैप्टर ऑन ऑल नेशनल प्रोग्राम्स टू स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसीज. It was considered most essential for industrial workers as stated by R.C. Saxena. सो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी क्या है? पॉवर्टी है। सबसे बड़ी कमी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिसीज़ है। और ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और डिसीज़, इनको टैकल करने का जो अप्रोच है उसी को हम बोलते हैं अप्रोचेस टू सोशल सिक्योरिटी। ऐसा क्या किया जाए कि
जो पॉवर्टी है के रूट पर स्ट्राइक करें। ऐसा क्या करें कि अनएम्प्लॉयमेंट के रूट पर स्ट्राइक करें। ऐसा क्या करें कि डिसीज के पीरियड में उस पर्सन को हेल्प कर सकते हैं। उसी को अप्रोचेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। The different comprehensive scheme on social security and labor welfare would help in boosting the industrial morale. So इससे क्या होता है, जो अप्रोचेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी है उसका पहला तो स्पेन ये है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसीज़ के को स्ट्राइक आउट करना है। उस समय में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसीज़ के समय में समाज के अंतिम व्यक्ति को हेल्प करना है। इसका दूसरा अप्रोच ये है कि ऐसा करने से, पॉवर्टी हटा देने से, अनएम्प्लॉयमेंट हटा देने से, डिसीज में उसको हेल्प कर देने से, नाउ दैट लेबर बिकम्स द असेट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड ही बूस्ट द मोरल ऑफ इंडस्ट्रियल मोरल एंड एफिशिएंसी। सो इससे क्या हो जाता है, इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये इसके दूसरे आयाम है, दूसरे पहलू है। तीसरा क्या है, अ प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी वुड लीड the way to a new and better life for the masses in India. The different comprehensive scheme on social security and labor welfare would keep the industrial morale and efficiency and is indispensable means to production. So कहने का मतलब ये है कि हम अगर वर्कर का देखभाल करेंगे तो वर्कर भी हमारे देखभाल करेंगे। अगर वर्कर हमसे प्रसन्न हो गए तो कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये इंटर रिलेटेड है। सो इनको तीन तरीके से टैकल करते हैं, कंपेंसेशन के द्वारा, रेस्टोरेशन के द्वारा, प्रिवेंशन के द्वारा। कंपेंसेशन मीन्स इनकम security during a spell of risk because the individual and his family not be subjected to a double calamity involving both destitution and loss of life, health and work. सपोज कीजिए किसी दिन एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई छोटा सा लोहा का टुकड़ा गिरा और उनके हाथ पे चाहे पैर पे लग गया। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी विपदा हो गई ना, उनके हाथ में चोट, पैर में चोट लग गई, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी कैलेमिटी हो गई। उससे भी बड़ी कैलेमिटी ये हो जाती है कि नाउ ही इज अंडर ट्रीटमेंट एंड ही कैन नॉट गो फॉर वर्क फॉर वन वीक और 2 वीक। अगर वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक काम पर नहीं जाएंगे तो उनके घर वालों को अन्न पानी कहाँ से आएगा, वेजेज कहाँ से मिलेंगे, उनका भरण पोषण कैसे चलेगा, उनका रोटी कपड़ा मकान कैसे देखा जाएगा। तो उस पर डबल बोझ ना पड़े। एक बोझ तो ऑलरेडी पड़ी है कि उसको चोट लग गई है, एक तकलीफ तो उसकी बढ़ गई है क्योंकि उसको डिसीज हो गई है, इनकैपेसिटी हो गई है। लेकिन दूसरा बोझ ये हो जाएगा कि उसको वेजेज ही ना बढ़े मिले तो डबल मार हो जाएगी ना। तो इस डबल मार से उसको निजात पाने के लिए उस इंडिविजुअल को जितना वेज मिलना चाहिए उतने वेज को गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगी, उतना पे करेगी, और उसी को कंपेंसेशन अप्रोच कहते हैं। सो दैट एटलीस्ट उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसके घर का देखभाल हो सके, और उसको जितना अर्निंग उसको मिलना चाहिए उतना कंपेंसेट करके, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं लेकिन कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो उसके घर को चलाने के लिए चाहिए ना, उसी को कंपेंसेशन अप्रोच कहते हैं। It is compensating a suffered employees due to contingencies and unexpected mishap by providing financial support. तो इसमें क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट कहते हैं। कंपेंसेट करने का मतलब ये होता है कि जो लॉस हो गया है उस लॉस को हम रीपे करते हैं। लॉस कैसे हो गया, अगर 1 वीक तक उन्होंने काम नहीं किया तो 1 वीक का उनको 7 डेज का 7,000 उनको सैलरी नहीं मिला, तो उनका जो 7,000 सैलरी एम्प्लॉयर से नहीं मिला उसको गवर्नमेंट देगी और उसी को कंपेंसेट करना कहते हैं। सेकंड जो है रिस्टोरेशन है। इट मीन्स गिविंग इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज फॉर कॉन्फिडेंस दैट देयर लेवल ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नॉट सफर एज फार एज पॉसिबल ड्यू टू एनी सोशल और इकोनॉमिक लॉस। ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई विकट समस्या आ जाए उस समय हम आपका ध्यान रखेंगे, आपकी नौकरी नहीं ख़त्म होने देंगे, उसके चलते आपके सोशल और इकोनॉमिक लॉस नहीं होने देंगे। तो वो कब हो सकता है,
जब वो जितने दिन तक वो आदमी बीमार है उससे ठीक हो करके आए और उसको उसका फिर से उसका वर्क मिल जाए, उसने जितना लॉस किया था उसको वो रिकवर करा दिया जाए, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में जितने खर्चे थे उसको रीइंबर्स करा दिया जाए, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट को कैशलेस बना दिया जाए। ये सब क्या है? रेस्टोरेशन के तरीके हैं। ड्यू टू रेस्टोरेशन ऑफ वंस प्रीवियस स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम द एम्प्लॉय कैन बी मेंटेन्ड। सो इस तरीके से क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बढ़ते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। सो रेस्टोरेशन मीन री एम्प्लॉयमेंट। सो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में चले गए थे, वो वहाँ से आए और उनको अपने काम पर रख लिया जाए, ये एक तरह का रेस्टोरेशन हुआ। एंड प्रोवाइडिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू क्यूर ऑफ सिक एंड इंज्योर्ड एम्प्लॉय। और जो थर्ड अप्रोच है वो प्रिवेंशन है। सो इट इज़ राइटली सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। कंपनीज में कुछ रिस्क होते हैं, कुछ हजार्ड होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के डर होते हैं। सो कंपनी में काम करते समय हम कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें, कुछ ऐसे उसमें इक्विपमेंट हम फॉलो करें, कुछ ऐसे उसमें बाउंड्री वगैरह कुछ लगा कर रखें, कुछ ऐसे सिस्टम लगा कर रखें जिससे इंजरी कम हो, उनको हम प्रिवेंशन में मान लेकर के आएंगे। सो सोशल सिक्योरिटी इज ए बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अमॉन्ग members of society. It is not only aims at compensation and restoration, it further aims prevention of mishap, industrial injury and occupational disease. डिजीज़ होगी तो उसकी दवा कराएंगे, चोट लगेगी, इंजरी होगी तो उसको ट्रीटमेंट कराएंगे। हम ऐसा क्यों करें? हमें इंजरी लगने तक का ही नौबत क्यों आने दें? इंजरी हो ही नहीं, ऐसा हमें प्रिकॉशन लेकर के चलना है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो ही नहीं पाए, ऐसे प्रिकॉशन लेके हमें चलना है। इंडिया में बहुत से जिंक कंपनी होती हैं, सीमेंट कंपनी होती हैं, लीड कंपनी होती हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें विभिन्न प्रकार का ऑक्यूपेशनल डिजीज़ देखे गए हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें काम करने वाले परसेंटेज लोगों में एक विशेष प्रकार की बीमारी देखी गई है और उस बीमारी को ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहा जाता है। सो अगर पता है हमें कि इस इंडस्ट्रीज़ में काम करने से, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे तो ब्रीदिंग करते समय नाक में कॉटन वगैरह जाने का डर है, मुंह में कॉटन वगैरह जाने का डर है, तो शाम में क्या करते हैं, वो गुड़ दे देते हैं। गुड़ खा लेने से कॉटन उसके साथ डिजॉल्व हो जाता है और फेफड़े से बाहर निकल जाता है। ऐसे करके बहुत से प्रिकॉशनरी मेथड हैं जिनको लिया जा सकता है और इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल इंजरी है, मिसहैप है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन एम्स एट अवॉइडिंग लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ड्यू टू सिकनेस, इंजरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ठीक से प्रिवेंटिव मेजर को काम यूज किया जाए तो चांसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंजरी विल बी मिनिमल एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कैन बी मिनिमाइज। सो ये 3 तरीके थे हमारे, 3 अप्रोचेज हैं हमारे सोशल सिक्योरिटी के। क्या क्या? कंपेंसेशन, रेस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी देखा, जिसमें 9 प्रकार के स्कोप ILO ने डिटरमाइन किया है और उसको वो स्कोप इंडिया के लिए सूटेबल है। और 3 प्रकार के हमने अप्रोचेस देखे सोशल सिक्योरिटी के, कंपेंसेशन, रेस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें। अभी हम जो कुछ भी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं वो SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। पहले वाला जो हमारा SGKG 2.22 चैनल है उस पर ऑलरेडी ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये सब प्लेलिस्ट है। जनरल इंग्लिश का एक अलग प्लेलिस्ट है, RTI का अलग प्लेलिस्ट है। इन सब पर एक एक प्लेलिस्ट है। अपनी आवश्यकता के अनुसार उस प्लेलिस्ट में जा कर के और पूरा प्लेलिस्ट एक बार देख लें। ये SGKG स्टडीज़ यूट्यूब चैनल है, इस पर ये सारे प्लेलिस्ट हैं, एक एक करके आप ध्यान दे करके देख सकते हैं। और ये दूसरा चैनल है SGKG 2.22, इसमें ये प्लेलिस्ट है। ये आप देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये इंग्लिश फॉर ऑल कंपटीशन 38 वीडियो हैं इसमें। तो इसी तरीके से इसमें विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, एक साथ सब डाले गए हैं। ये RTI का है।
तो इसको आप अपने सुविधा के अनुसार इसको एक एक करके देखते जाइए, अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करते जाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।